हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री ऑप्शनल बैक ईयर आंसर फ्रेमिंग सीरीज की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 15 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 16 है। इसमें हम देखेंगे यूपीएससी ने 2014 में किस प्रकार का प्रश्न पूछा और उसे आपको किस तरीके से लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इतिहास वैकल्पिक विषय का प्राचीन भारत का प्रश्न है। 2014 में पूछा गया 10 नंबर का। तो हम देख लेते हैं प्रश्न कौन सा है। लेकिन इससे पहले हम आपको 2014 के उन सभी प्रश्नों को बता देते हैं जो कि हमने अपने सभी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर लिए हैं। आपके मन में आया होगा ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारा 2014 का एंशिएंट इंडिया का अंतिम प्रश्न है और आपको ये लगे कि हाँ, वास्तव में हमने 2014 के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है, खासतौर पर जो प्राचीन भारत से संबंधित हैं। मिडवेल इंडिया के लिए हम बाद में शुरू करेंगे, तब हमारे प्राचीन कंप्लीट हो जाएंगे तब। क्लियर? तो देख लेते हैं एक बार कि हमने पेपर में कैसे किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये 2014 का मेंस का पेपर है यूपीएससी का। इसमें प्रश्न आपको पता है कि पहले मैपिंग आते हैं। मैपिंग ऑलरेडी हमारी सीरीज चल रही है, तो वहाँ हम जब मैपिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ फिर देखेंगे कि हमने मैपिंग कितना किया। तो आप देखिए, ये खंड 2A का पहला प्रश्न है। कौन सा? विदेशी लेखकों के विवरणों का उपयोग करते समय इतिहासकार के लिए किंवदंतियों एवं प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित तथ्यों में भेद करना अति आवश्यक है। उदाहरण स्पष्ट कीजिए। हमने इसे पहले ही दिन ही कंप्लीट किया था। दूसरा, उपनिषदों के सिद्धांत वैदिक चिंतन का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, विवेचना कीजिए। हमने इसको भी कर लिया था। तीसरा, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न कला शैलियों के विकास का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए तथा उनके विकास के लिए उत्तरदायी सामाजिक एवं धार्मिक कारणों का मूल्यांकन कीजिए। हमने इसे भी कर लिया था। हमने किन अर्थों में महासम संस्कृति को प्रायद्वीपीय भारत के इतिहास का आधारात्मक चरण माना जाता है, इसे भी किया था। क्या आप ये मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की उपजीविका के अनेक आधार थे? इसे भी कर लिया था। अशोक के धम्म के स्वरूप के विषय में इतिहासकारों की विभिन्न व्याख्याओं का विवेचन कीजिए। क्या उसके धम्म विजय के सिद्धांत ने मौर्य साम्राज्य को सैनिक दृष्टि से दुर्बल बना दिया? इसको भी हमने किया था। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं एक बड़ी सीमा तक वर्तमान समाज की समस्याओं को समझने एवं उनके निराकरण में सहायक हो सकती हैं, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इसे भी हमने कर लिया था। फिर आपको पता है, गुप्त साम्राज्य की प्रांतीय और जिला प्रशासन की इकाइयों एवं उनके अधिकारियों के पद नामों व कर्तव्यों की विवेचना कीजिए। इसे भी कंप्लीट किया था। प्रारंभिक भारत के भूमि अनुदान पत्रों में अदानी को क्या विशेषाधिकार दिए जाते हैं? सामाजिक राजनीतिक परिवेश के एकीकरण तथा विघटन के लिए भूमि अनुदान पत्र कहाँ तक उत्तरदायी थे? हमने इसे भी कर लिया था। क्लियर? और आज का जो हमारा प्रश्न है वो है, वर्ष 750 से 1200 के मध्य कृषि अर्थव्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्लियर? तो हमने ये सारे प्रश्न कर लिए थे। अब आगे जो प्रश्न है ये सब मेडवल इंडिया के हैं। तो जब हम मेडवल इंडिया कंप्लीट करेंगे तो वहाँ पर हम इनको पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे हमें अभी नहीं पढ़ना है। चोल राज्य के विषय में हमने ये कर लिया था। चोल राज्य के विषय में विभिन्न मतों का मूल्यांकन करते हुए उसकी ग्राम सभाओं पर प्रकाश डालिए। क्लियर? तो ये हो गया था। सल्तनत काल, ये तो मेडवल का है। मुगल मौद्रिक, ये भी मेडवल का। हमने अलबरूनी की किताब और हिंद का भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में मूल्यांकन कीजिए, इसे भी कर लिया था। क्लियर? सल्तनत कालीन राजत्व, तो ये नहीं करना है अभी हमें। प्लासी का युद्ध, ये मॉडर्न का है, इसको भी हमने कर लिया था। तो वो हम देखेंगे आगे प्लासी के युद्ध को लेकर। ये क्वेश्चन इसमें क्यों आ गया था प्लासी का? अच्छा, यूपीएससी ने गलती कर दी है शायद प्लासी के युद्ध को। अच्छा, इसने वैसे दे दिया कि जो मुग़ल सत्ता का पतन है उस कारण से इसने इसमें शामिल कर दिया था। हालांकि हमने इसको भी डिस्कस कर लिया है। प्लासी का युद्ध, जिसने बंगाल के भाग्य का निर्णय किया, क्लाइव ने षड्यंत्रों से जीता। तो आप देख सकते हो, इसको भी हमने पढ़ लिया। विजयनगर राज्य को खंडित, ये हमने अभी नहीं किया क्योंकि मेडवल में हम पढ़ेंगे। सुल्तान की इक्ता व्यवस्था, ये भी मेडवल में पढ़ेंगे। सैकड़ों वर्ष पूर्व भारत पूर्वी विश्व का लंका शायर रहा है, इसे भी हम मेडवल में ही पढ़ेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से देखिए, हमने यूपीएससी के 2014 के पेपर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। क्लियर? तो ये हमारा अंतिम प्रश्न है। अब हमारे कल से एंशिएंट इंडिया के प्राचीन भारत के 2015 के प्रश्न आया करेंगे। क्लियर? तो आप समझ गए कि 2014 के हमने सभी प्रश्न कवर कर लिए। अब प्रश्न देखते हैं अपना।
तो प्रश्न है हमारा, वर्ष 750 एडी से 1200 एडी के मध्य वर्ष 750 एडी से 1200 एडी के मध्य कृषि अर्थव्यवस्था की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और टाइमलाइन काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आपको पता है कि वास्तव में ये जो टाइमलाइन है ये पूर्व मध्यकाल के पहले की है। क्लियर? या आप कह सकते हो कि गुप्तों के पतन के बाद एग्रीकल्चर की व्यवस्था जो थी वो कैसी थी, अर्थात उसके सकारात्मक क्या प्रभाव थे और नकारात्मक क्या प्रभाव थे, उन्हीं का आपको आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। ज़्यादा इसमें आपको मगजमारी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आपसे ये प्रश्न कितने नंबर का पूछा है? 10 नंबर का, अर्थात 150 शब्दों में। तो आप डायरेक्ट शुरू करेंगे, सकारात्मक प्रयोग बता देंगे और नकारात्मक प्रयोग बता देंगे, अपना उत्तर लिख देंगे। क्लियर? चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। 750 एडी से 1200 एडी कृषि अर्थव्यवस्था कैसी थी ये बताएंगे, आलोचना करेंगे, सकारात्मक पॉइंट और नकारात्मक पॉइंट, और फिर हम निष्कर्ष दे देंगे। तो उत्तर फ्रेम क्या होगा? देखिए, इस टाइम पीरियड की जो एग्रीकल्चर की हमें व्यवस्था की जानकारी मिलती है ना, वो मूलतः हमें कृषि पराशर नाम के ग्रंथ से मिलती है, जो 900 से लेके 1100 एडी के मध्य बंगाल के प्रोविंस में संकलित किया गया था। कई बार यूपीएससी कृषि पराशर पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन पूछ सकती है, हालांकि अभी तक पूछा नहीं है। क्लियर? तो अगर आपको कभी नाम आए ना कृषि पराशर से संबंधित, खेती की विधियों का उल्लेख करें, या कृषि पराशर ग्रंथ किससे संबंधित था, प्रीलिम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या कृषि पराशर में उल्लिखित कृषि की तकनीकों का वर्णन करते हुए पूर्व मध्यकालीन एग्रीकल्चर की व्यवस्था का उल्लेख करें या विवेचना करें, तो आप समझ सकते हो कि कृषि पराशर का भी प्रश्न हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो देखते हैं 750 एडी से 1200 एडी के मध्य कृषि अर्थव्यवस्था कैसी थी। आपको पता है कि सातवाहनों के टाइम पीरियड से ही भूमि अनुदान को प्रमोट किया जा रहा था। खासतौर पर नागानिका के नाना घाट अभिलेख से हमें इस चीज़ की जानकारी मिलती है। और फिर आपको पता है कि गुप्तों के टाइम पीरियड में इस चीज़ में बढ़ोतरी हुई, जिससे ब्राह्मणों को काफ़ी ज़्यादा ब्रह्मदेव भूमि प्राप्त हुई और उन्होंने इससे एग्रीकल्चर को प्रमोट किया। क्लियर? और जब वो एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहे थे तो ग्रामीण समुदाय के जो विभिन्न घटक थे, जिसमें कृषक हों, बटाईदार हों या मजदूर हों, ठीक, इन सब को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव झेलने पड़े। अब सकारात्मक प्रभाव कैसे? कि एक तो इनको रोजी रोटी मिल गई, इनके आय के साधन बन गए, इनको उपज मिलने लगी, खाने की व्यवस्था अच्छी हो गई, लेकिन राजस्व की दर ब्राह्मणों ने इतनी ज़्यादा बढ़ा दी कि ये शोषण का शिकार हो गए। साथ ही ब्राह्मणों का हर तरीके का नियंत्रण था उस पूरी भूमि के क्षेत्र में। चाहे आपने देखा था, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे खेती की फसल को बेचने की बात हो, चाहे फिर अपराध के संदर्भ में किसी को दंड देने की बात हो, राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। हमने पढ़ा भी है कि राज्य अपने आमिलों को इस बात का निर्देश देता था कि आप उस भूमि के आसपास भी नहीं दिखाई पड़ोगे। क्लियर? तो आप समझ गए कैसे इसका सकारात्मक और नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ा। फिर आप देखोगे कि जब ब्राह्मणों को ये भूमि मिली तो वास्तव में वो भूमि कैसी थी? बंजर थी, परती थी। तो इसलिए उसमें डेवलपमेंट लाने के लिए, उसको उर्वर बनाने के लिए कई सारी नई टेक्निक्स का उपयोग किया गया, और इन नई टेक्निक में कई प्रकार के यंत्रों का उपयोग किया गया, जैसे पर्शवेल व्हील का उपयोग किया गया, बांध बनाए गए, सिंचाई के साधनों को प्रमोट किया गया, तालाबों को खोदा गया, कुओं का निर्माण हुआ, ये कई सारी व्यवस्थाएं थीं। साथ ही खाद की प्रणाली को प्रमोट किया गया। आप देखोगे बाहर से कृषि मजदूरों को भी कार्य करने के लिए बुलाया गया, और इससे हुआ क्या कि जो जनजाति क्षेत्र के लोग थे, अब आपके मन में आया होगा कि सर अब जनजाति कहाँ से आ गई बीच में? जनजाति बीच में इसलिए आ गई क्योंकि आपको पता हो कि राज्य जो भूमि अनुदान करते थे ना, तो वो अपने केंद्र में नहीं देते थे। मान लो ये राज्य का केंद्र है तो यहाँ पे नहीं देते थे, वो कहाँ देते थे? सुदूर एरिया में, जो राज्य के बिल्कुल दूर दराज एरिया थे। और वो दूर दराज एरिया कौन से होते थे? या तो जनजाति एरिया होते थे, या तो अनुपजाऊ क्षेत्र होते थे। तो यहाँ पे जो उन्होंने, राज्य ने भूमि अनुदान दिया इन क्षेत्रों में, तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ रहने वाली जो जनजातियाँ थीं वो बेसिकली कृषक समुदाय में कन्वर्ट हो गई, अर्थात वो एग्रीकल्चर के रूप में परिवर्तित हो गई। इसीलिए देखोगे आज भी वर्तमान समाज में कई सारी ऐसी जातियां हैं जिनको कृषकी समुदाय के रूप में संबोधित किया जाता है। क्लियर? वास्तव में वो इसी चीज़ का परिणाम थी कि उस समय
जो भूमि अनुदान की व्यवस्था थी उसने उनके स्टेटस को चेंज कर दिया। जैसे आप देखोगे बाबरनामा जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे क्या था कि जाटों के बारे में कहा जाता था कि पहले वो एक लड़ाकू जाति हुआ करती थी, लेकिन बाबरनामा में अकबर क्या कहता है कि वास्तव में ये एक खेतीहर किसान थे, या कह सकते हो कि किस तरीके से ये छत्री से किसान में कन्वर्ट हो गए। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, खैर जब वो पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिर आप देखिए जो मैंने अभी बताया कृषि पराशर को लेके कि ग्रंथ है 950 से 1100 एडी। देखिए इस विषय पे ना कृषि पराशर पे आपको किसी भी सामान्य पुस्तक में इसका नोट्स नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आप इसको यहाँ से जितने भी पॉइंट मैं बताऊँ उनको नोट कर लेना, क्योंकि मैंने इसे उपिंदर सिंह से लिया है। तो आपके एक साथ पॉइंट अब्स्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। कभी भी इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जाए या किसी अ, अच्छे से इंस्टीट्यूट या बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट का अगर कोई भी अभ्यर्थी आपसे मिले और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे कि क्या तुम जानते हो कृषि पराशर क्या होता है, तो आप कम से कम कॉन्फिडेंट होकर बता तो सकते हैं। क्लियर? तो कृषि पराशर ग्रंथ 950 से 1100 एडी के मध्य बंगाल क्षेत्र में लिपिबद्ध किया गया था। इसमें क्या था, इसमें वास्तव में एग्रीकल्चर की सभी चीज़ की जानकारी थी। जैसे जब हम खगोल विज्ञान पढ़ते हैं, जब 12 शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें हर तरीके की जानकारी मिलती है ना, चाहे वो गणितीय ज्ञान हो चाहे चरक संहिता में आयुर्वेद का ज्ञान हो। तो वैसे ही कृषि पराशर में कृषि से संबंधित जितनी भी विधियाँ थीं या जितने भी तकनीकी थी, चाहे वो वर्षा के ज्ञान की बात हो, चाहे मौसम के पूर्वानुमान की बात हो, चाहे वायु की दिशा की ज्ञान की बात हो। अब आप में से कई सारे लोगों को लग रहा होगा सर ये वायु की दिशा का ज्ञान का क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि जब किसान फसल उपजाता था तो आप आज भी सुनते हो ना कि पछुआ हवा चल रही है कि पुरवैया चल रही है, या आप देखोगे शीत लहर बह रही है या ग्रीष्म लहर बह रही है या लू आ रही है। तो ऐसी वायु की दिशा का इनको इसमें ज्ञान मिलता है। क्लियर? तो आप ये समझ गए। दूसरी चीज़, कृषकों को ये पता चला कि वास्तव में खाद का क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, जैविक खाद की। क्यों? उससे इन्होंने धान की फसल को प्रमोट किया, उपजाया और काफ़ी अच्छी फसल हुई। बीजारोपण की इनको अवधि की जानकारी मिली। जैसे आज भी हम पढ़ते हैं ना कि फसल के अलग अलग पैटर्न हैं, मई से जून का पैटर्न अलग है, अप्रैल से मार्च का पैटर्न अलग है, नवंबर से जनवरी तक का पैटर्न अलग है। क्लियर? तो हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसी तरीके से इसका भी पैटर्न ये पता चला इन लोगों को, और इन्होंने क्या किया कि सीढ़ी नुमा यंत्र का भी उपयोग किया। इसको किस लिए? धान की खेती को पाटने के लिए। मतलब जब धान का बीजारोपण किया जाता था तो उस समय धान को पाटा जाता था। मतलब आप कह सकते हो कि बीजारोपण जैसे कर दिया जाता है ना, तो धान एक रोपड़ वाली फसल होती है, यानी कि रोपी जाती है। एक बार बीज को उपजाया जाता है, फिर उनकी बालियों को निकालकर अलग अलग जगह पर रोपित किया जाता है। तो उसके लिए इन्होंने सीढ़ी नुमा यंत्र का उपयोग किया। फिर है भूमि की माप कराई गई, अनाज को तौल के रूप में उपयोग किया जाने लगा। कृषि कार्य व ग्रामीण बस्तियां जो थीं वो नदियों के आसपास केंद्रित होने लगी। अब यहाँ पे ब्रह्मपुत्र घाटी का नाम आया है। ब्रह्मपुत्र यहाँ पे वही है रिवर जो अरुणाचल प्रदेश से बहती हुई बांग्लादेश में जा गिरती है। इसका क्यों जिक्र आया? क्योंकि सुदूर पूर्व और सुदूर दक्षिण में भी इन्हीं कहते हैं कृषि हर जमीनों को तो दिया गया था। क्लियर? तो आप समझ सकते हो। फिर बांधों के निर्माण की बात आई। बांध का मतलब ये मत समझना कि यहाँ पे भाखड़ा नांगल हम बांध की बात कर रहे हैं। बांध का मतलब ये है जो नदियाँ होती थी ना, तो वो अपने साथ कई प्रकार के पत्थर, कंकड़, गाद ये सब लेके आती थी और कई बार उफान मारती थी। तो उस उफान से बचने के लिए क्या किया गया? बाउंड्री बनाई गई, और वो बाउंड्री बेसिकली रक्षा करती थी उस फसल की, उस खेत की, ताकि पानी ना आ सके और ज़रूरत के हिसाब से पानी को वो प्राप्त कर लेते थे। मतलब ऐसी उन्होंने टेक्निक अपनी विकसित कर ली थी। फिर देखोगे राजस्थान में पर्सियल व्हील का उपयोग की बात आती है लेकिन इसको लेके विवाद है अभी भी कि ये कैसे उपयोग में किया जाता था। अब जब आपने इतनी सारी बातें देख ली कि वास्तव में एग्रीकल्चर कितनी प्रमोट हुई, किस तरीके से एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया गया, किससे राज्य की इकोनॉमी बूस्ट हुई, लेकिन इसकी आलोचना भी होती है। क्यों? क्योंकि वास्तव में ब्राह्मणों को ही ज़्यादातर भूमि अनुदान के रूप में प्राप्त हुई, तो इससे ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित हो गया ग्रामीण समुदायों पर, और उसके साथ ही उनको जो अन्य सारे प्रिविलेजेस प्राप्त होती थी उससे सभी वहाँ के संसाधन और आसपास की
जो फसल होती थी उसको खरीदने की मोनोपोली स्थापित हो गई। क्लियर। तो इससे क्या हुआ कि किसानों को उनकी मेहनत का कम दाम मिलने लगा और वो किसी से अपनी फरियाद भी नहीं कर सकते थे। इससे कृषकों के शोषण को बढ़ावा मिला। समझ गए, ये आप आलोचना कर सकते हो। फिर आप निष्कर्ष लिख दोगे कि हालांकि कृषि उन्नतीकरण हुआ जिसमें सिंचाई प्रबंधन का विकास और उपजाऊ भूमि का विस्तार हुआ, जिसने उस समय की राजनीति को, उस समय की आर्थिक को एक नई दशा प्रदान की, जिससे व्यापार वाणिज्य भी उन्नत हुआ। क्लियर। तो आप ऐसे इस तरीके से इस पूरे प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। खासतौर पर कृषि पराशर पर ध्यान देना क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है कभी भी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा हमने ये 2014 में एंसेंट इंडिया में आए अंतिम प्रश्न को भी कवर कर लिया है। अब हमारे जो पार्ट्स आएंगे आगे चलकर उनमें हम एंसेंट इंडिया से संबंधित 2015 में आए प्रश्नों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। क्लियर। तो उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आया होगा। साथ ही पूरे जितने भी क्वेश्चन 2014 में हमने फ्रेम कराए हैं वो भी आपको समझ में आए होंगे। आप प्लेलिस्ट में जाकर इंडिपेंडेंट रूप से एंसेंट इंडिया बैक ईयर सीरीज में इन सभी प्रश्नों को देख सकते हैं। क्लियर। तो मिलते हैं नए प्रश्न में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।